तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बारे में। तो आपने अभी तक बायोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन बायोलॉजी को आसान बनाने के लिए आप बायो अमन के साथ बने रहिए। आज मैं बताऊंगा आपको फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्या है, कैसे होता है, कहां पर होता है, इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं और कौन से हार्मोन्स होते हैं, और बहुत ढेर सारे एमसीक्यूज के साथ मैं आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो बॉस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निषेचन के बारे में और फर्टिलाइजेशन के बारे में। निषेचन क्या होता है, कैसे होता है, कहां पर होता है। देखो सारे डाउट्स क्लियर होंगे और सारे जितने क्वेश्चंस निषेचन से आते हैं वो भी यहां पे क्लियर होंगे, और साथ में मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा अंतिम में। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। और एक बात याद रखना, कॉपी पेन लेके बैठना, ये वीडियो पूरा का पूरा तुमको समझ में आने वाला है। तो देखिए निषेचन, सबसे पहले देखते हैं निषेचन की क्रिया किसे कहते हैं या निषेचन की क्रिया क्या होती है। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि जब नर और मादा युग्मक के मिलने से एक युग्मनस का निर्माण हो। जब नर और मादा युग्मक, सपोज दैट ये है आपका नर युग्मक, क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक से मिलने से एक युग्मनस का निर्माण हो या जाइगोट का या बच्चे का निर्माण हो, उसी को हम बोलेंगे निषेचन। सपोज दैट अभी आपकी शादी नहीं हुई, अभी आप लड़के हैं, मतलब मेल हैं, नर हैं, ठीक है, आपके अंदर नर युग्मक बना। जब आपकी शादी होगी क्या होगा, फीमेल से होगी, तो वहां पे क्या बनेगा, फीमेल युग्मक या मादा युग्मक बनेगा। और जब आपकी शादी के बाद जब कोई आपका बच्चा होगा तो वहां पे क्या होगा, निषेचन होगा, निषेचन की क्रिया होगी। तो गौर से समझना, निषेचन क्या होता है कि जब नर और मादा युग्मकों के मिलने से आपस में युग्मनस का निर्माण होता है या जाइगोट का निर्माण होता है, तो उस क्रिया को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट से टिप्स हैं भाई, कैसे होता है, कहां पे होता है ना, इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपने देखा कि एक स्पर्म है, ओवम है, क्या है, स्पर्म है, ओवम है, और स्पर्म और ओवम से जाइगोट बन गया। अब देख लेते हैं सबसे पहली बात क्रोमोसोम के बारे में। आप लोगों को पता है कि जो स्पर्म होता है वो अगुणित होता है। क्या होता है, अगुणित होता है। अगुणित का मतलब कि इसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, और ओवम भी अगुणित होता है, मतलब स्पर्म और ओवम अगुणित होते हैं। स्पर्म और ओवम दोनों से किसी बच्चे का निर्माण नहीं हो सकता जब तक कि ये आपस में मिले ना। जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलेंगे तभी एक नई कोशिका का निर्माण होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्रोमोसोम, जब 23 क्रोमोसोम स्पर्म के हो गए और 23 क्रोमोसोम ओवम के हो गए, तो हम बना दिए 40 क्रोमोसोम, जो कि एक बच्चे या एक जाइगोट का निर्माण कर लिया। यहां तक समझ में आया? बताओ, नीचे कमेंट करो, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। देखो हमने बोला अगुणित को हमने बोला हैप्लॉइड, ठीक है, अगुणित कोशिका को हमने बोला हैप्लॉइड, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। कैसे, एन से। तो हैप्लॉइड एन मतलब हैप्लॉइड सेल, जिसको हमने बोला स्पर्म, ठीक है, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड, जिसको हमने बोला ओवम, ठीक है, मतलब कि स्पर्म और ओवम जब आपस में मिल गई तो 2n बना लिया। अब सपोज दैट आपने देखा भाई यन और यन जब आपस में मिलेगा क्या बनाएगा, 2n, ठीक है। तो हैप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल, अगुणित कोशिका और अगुणित कोशिका मिलकर 2n बना ली, मतलब कि द्विगुणित कोशिका बना ली। ठीक है, इतना समझ में आया? यहां तक आया? अब नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है कि युग्मनस के द्विगुणन होने के साथ ही जब जो मतलब वो होता है, निषेचन होता है, तो निषेचन में जब द्विगुणन होता है, जब आपस में दोनों लोग आपस में मिलते हैं, स्पर्म और ओवम, उसके साथ ही मेल और फीमेल भी निश्चित हो जाता है। मतलब कि जब ये द्विगुणन होता है तो उसके साथ ही मेल और फीमेल निश्चित हो जाता है कि जो पेट में होने वाला बच्चा है वो मेल है या फीमेल है। उसके लिए मेल और फीमेल के लिए देखिए एक वो किया जाता है, एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को बोलते। देखिए यहां तक आपने समझ लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको मिटा के थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बताऊंगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाओ। ठीक है, ये मैं यहां पे इसको बना देता हूं स्पर्म को। ठीक है, देखो यहां पे क्या होता है कि मेल और फीमेल मतलब कि युग्मनज, जब हैप्लॉइड सेल यन और यन मतलब कि स्पर्म और ओवम आपस में मिलेंगी तो क्या बनेंगी, जाइगोट बनाएंगी या 2n बनाएंगी। इसी समय जब ये जाइगोट का निर्माण करेंगी या 2n बनाएंगी, इसी समय होने वाला बच्चा, जो पेट में जो बच्चा होगा या बच्चा होगा, उसका लिंग निर्धारण हो जाएगा। उसको ये पता चल जाएगा कि ये पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है। अब देखिए, अब एक इसके लिए जांच होती है। क्या होती है? जांच, मतलब कि लैब में जांच होती है। उस जांच को बोलते हैं
एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस इंग्लिश में लिख दूं, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस देखिए, जहां पे बच्चा पेट के अंदर, जब बच्चा भरा रहता है, सपोज दैट समझिए ये एक पेट है और इस पेट के अंदर ये बच्चा भरा हुआ है, ठीक है। तो इसके आसपास एक तरल फ्लूइड होता है, ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। इसके आसपास एक तरल फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं अमीनो फ्लूइड। क्या बोलते हैं? अमीनो अम्ल या एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड क्या बोलते हैं, अच्छे समझिएगा। देखिए, जब पेट के अंदर बच्चा भरा रहेगा, ये थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं, ठीक है। जब पेट के अंदर भरा रहेगा तो बच्चे को खाना पानी के लिए एक फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। और लैब वाले क्या करते हैं कि इसी एमनियोटिक फ्लूइड को एक इंजेक्शन के माध्यम से ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर इसको ले जाके मशीन में, फिर इसको ले जा करके मशीन में चेक कर लेते हैं और बता देते हैं कि पेट में होने वाले बच्चा लड़का है या लड़की। अगर पूछा जाए पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की की जांच करने के लिए क्या किया जाता है, तो क्या किया जाता है? एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। कैसे किया जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके। समझ आया? अब देखो, बात करते हैं कि जो पेट में होने वाला जो बच्चा होता है ना, जैसे सपोज दैट ये एक बच्चा है, ये अभी है पेट में, तो ये भाई स्पर्म है। क्या है? ये है आपका स्पर्म और ये है आपका ओवम। तो मतलब कि भाई डिनोट कौन करता है, डिनोट कौन करता है कि पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, ये किस पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात देख लो कि गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है, जीन में क्या होता है? अनुवांशिक लक्षण होते हैं, ठीक है। जो गुणसूत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अलिंग गुणसूत्र, एक होते हैं लिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं? 22 जोड़े। आपको पता है जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं वो 46 गुणसूत्र होते हैं हमारे में, मतलब कि 23 जोड़े, ठीक है। 23 जोड़े में 22 जोड़े अलिंग होते हैं। क्या होते हैं? अलिंग गुणसूत्र। मतलब कि जो लिंग का निर्माण नहीं करते, पूरे बॉडी का निर्माण करते हैं, हर एक चीज मैनेज करते हैं, लेकिन लिंग का निर्माण नहीं करेंगे। अलिंग गुणसूत्र ये नहीं निर्धारित कर देंगे कि पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है, ठीक है। और एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र ये डिनोट करता है कि पेट में होने वाला लड़का लड़की है या लड़का है, ठीक है। यहां पे समझे आप लोग। गुणसूत्र आप समझ गए, दो प्रकार के होते हैं, लिंग और अलिंग गुणसूत्र। इसमें होते हैं 46 होते हैं, जो कि 23 जोड़े में होते हैं। अब देखिए, अब बात की जाए अगर फीमेल की, किसकी? फीमेल मतलब कि स्त्री की। स्त्री में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्स और एक्स, ठीक है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल आउट ऑफ माइंड है, जा भी सकता है, ठीक है। ये समझिए, ये है आपका फीमेल और ये है आपका मेल। फीमेल में लिंग गुणसूत्र कितना हुआ? यक्स और यक्स। और पुरुष में लिंग गुणसूत्र हुआ एक्स और वाई। समझ गए? अब इसको आपने आपस में तोड़ा, एक्स किया, एक्स किया, एक्स किया और वाई किया, ठीक है। क्रॉसिंग कराना आपको आता है? क्रॉसिंग कराना आता है। इसको लेंगे, एक तो इसको, फिर एक तो इसको, करा दिया क्रॉस, क्या बना? यक्स यक्स, ठीक है। फिर इसको एक लिया, फिर एक इसको लिया, क्रॉस करा दिया एक्स वाई, फिर एक इसको लिया, फिर इसको लिया, क्रॉस करा दिया एक्स एक्स, फिर इसको लिया, क्या करा दिया? क्रॉस एक्स वाई। देखो यहां पे क्या आता है? एक्स एक्स मतलब है फीमेल, एक्स एक्स क्या है? फीमेल। फीमेल ये क्या है? मेल। मेल। देखो भाई, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम है, मतलब कि फीमेल ये डिसाइड नहीं कर सकती है कि पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है। मेल जिस तरह का क्रोमोसोम भेजेगा, जिस तरह का डीएनए या जिस तरह का स्पर्म भेजेगा लिख करके उस डीएनए में, स्पर्म में, कि भाई इस स्पर्म में लिखा है कि तुझे लड़की बनना है, तो वो लड़की जाके बनेगी। अगर उसने एक्स क्रोमोसोम भेज दिया या एक्स गुणसूत्र भेज दिया तो वो लड़की का निर्माण कर लेगी, अगर वाई भेज दिया तो लड़के का निर्माण कर लेगी। इसलिए लड़का या लड़की पैदा होने में, ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बोर्ड में आता भी है, ठीक है। पूछते हैं कि लड़का और लड़की पैदा होने में किसका दोष होता है, तो दोष होता है पुरुष का या मेल का, ठीक है। लड़कियों का कोई दोष नहीं होता भाई, उनको तो भाई जैसे आप हैं, आपको जो सामान दिया जाएगा, जैसे आप आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको जो दिया जाएगा पढ़ने के लिए आप वही तो पढ़ेंगे, बताइए।
अगर मैं आपको कॉपी दूं, एक बुक दूं, उसमें सिलेबस कम कर दूं, तो आप वही तो पढ़ेंगे। ठीक है, कि दोस्त किसका है भाई? सिलेबस कम करने वाले का दोस्त तुम्हारा थोड़ी ना दोस्त है, तुम तो पढ़ रहे हो। दोस्त मेरा है क्योंकि मैंने सिलेबस कम करके दिया है, तुमको दूसरा सिलेबस दे दिया है। तो इसी तरह कि लड़का और लड़की होने में दोस्त फीमेल का नहीं है, मेल का है। मेल डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, मैं यही समझाना चाहता था और ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, जो निषेचन होता है, निषेचन कहां पे होता है? निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में मतलब कि फैलोपियन ट्यूब कहां पे होती है? फीमेल के गर्भाशय में। ठीक है, फीमेल के गर्भाशय में होती है फैलोपियन ट्यूब, और वहीं पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। अब बताइए, यहां तक समझ में आया? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो आप लोगों को? कैमरा वगैरह चल रहा है सब? ठीक है, और कोई क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी है अगर मैं आप लोगों को ना बताया हूं तो। देखो, फैलोपियन ट्यूब का एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, एम्पुला भाग। ठीक है, तो निषेचन कहां पे होता है? निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में। निषेचन का मतलब क्या होता है? स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलते हैं तो उसी को बोलते हैं निषेचन। आप लोग ये देख लीजिए कि सेक्सुअल एक्टिविटी टाइम, सेक्सुअली टाइम है ना, 3 से 5 ml स्पर्म निकलता है, 3 से 5 ml सीमेन निकलता है। ठीक है, 3 से 5 ml सीमेन को हिंदी में बोलते हैं वीर्य। ठीक है, 3 से 5 ml सीमेन निकलता है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसको कॉपी में लिख लीजिएगा। और इसमें स्पर्म की संख्या रहती है 20 से 40 करोड़। कितने? 20 से 40 करोड़ शुक्राणु रहते हैं। ठीक है, और इनमें से सिर्फ एक शुक्राणु ही फर्टिलाइज करता है, एक के पास, एक के अंदर पहुंच पाता है। ठीक है, अब देखो, जैसे ओवरी से अंडा निकल गया तो वो सिर्फ 12 से 24 घंटे तक जीवित रहेगा। ठीक है, जब ओवरी से अंडा निकल जाता है तो वो सिर्फ 12 से 24 घंटे तक ही जीवित रहेगा। और एजाकुलेशन के बाद, मतलब सेक्स टाइम के बाद, जब स्पर्म मतलब फीमेल में चला गया, सपोज दैट समझिए जी कि भाई एजाकुलेशन हुआ, स्पर्म जो है वो फीमेल के अंदर चला गया, तो वो कितनी देर तक फर्टिलाइज कर सकता है? सिर्फ 48 आवर्स। ठीक है, 48 घंटे तक वो निषेचित कर सकता है। ठीक है, 48 घंटे तक अगर उसको ओवरी मिल जाती है तो वो निषेचित कर देता है या फर्टिलाइजेशन कर देता है। अब देखो, कोई क्वेश्चन और है? क्वेश्चन एक ये है कि भाई ओवरी की दीवार मजबूत होती है तो ये स्पर्म इसको तोड़ता कैसे है? तो स्पर्म के आगे एक होता है एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम जाता है, इसकी दीवार के सामने टच हो जाता है और कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करता है। ठीक है, और वो एंजाइम सिक्रीट करता है जिसके कारण से ये दीवार फट जाती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि सार्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? सार्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? आप लोग देख रहे होंगे, बताइए सार्टोली कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ख नंबर, मनुष्य के वृषण में तथा शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। सार्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? मनुष्य के वृषण में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मीजोडर्म स्तर से होता है? भ्रूणी मीजोडर्म स्तर से होता है, मतलब कि भ्रूण के समय ही मीजोडर्म स्तर से होने लगता है। बताइए, मस्तिष्क, फेफड़ा, रक्त, यकृत? तो सबसे पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एमनियोटिक द्रव क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव लिखा हुआ है। एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति भ्रूणी शिशु के लिंग निर्धारण करता है? एमनियोटिक द्रव में, एमनियोटिक फ्लूइड में, जब बच्चा पेट में रहता है उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड से निकाल लेते हैं और सेल्स देख लेते हैं। कौन सी सेल्स को देखते हैं? लिंग गुणसूत्र को देखते हैं। लिंग गुणसूत्र को देख करके पता लगा लेते हैं कि ये जो पेट में बच्चा है ये लड़का है या लड़की है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सही है सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन्स, मतलब कि जो मेल है, मेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए कौन सा हार्मोन्स अनिवार्य होता है, उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। नीचे कमेंट करते रहो, ठीक है, बताते रहो जल्दी जल्दी। और अब आप लोग देखिए कि अब कौन सा क्वेश्चन बचा। देखिए भी एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन है एंडोजन कहां से स्रावित होता है? एंडोजन स्रावित होता है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, सार्टोली कोशिकाओं द्वारा, स्पर्मेटिड सेल द्वारा, स्पर्मेटिड्स द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि जो एंड्रोजन होता है, एंड्रोजन कहां से स्रावित होता है? तो एंड्रोजन जो होता है दोस्तों वो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। कहां से? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा या लीडिंग सेल्स द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और हाँ, नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि होने वाला अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। थैंक यू। सफलता का कोई रहस्य नहीं है और असफलता का भी कोई रहस्य नहीं है। आज आप जहां पर भी हैं, आप अपनी वजह से हैं। 2015 के एक फोर्ब्स मैगजीन बिलियनियर के 76% सफल लोगों ने अपने सफल होने का राज हार्ड वर्क और डिसिप्लिन बताया है। यदि आपको किसी भी फील्ड में सफल होना है, किसी भी फील्ड में नाम बनाना है तो